बड़ा सेलिब्रिटी ये सब जो चीजें हैं, ये ना मेरे पर वर्क करता है, ना मैं इस चीज को मानता हूँ। एक सीरीज आई थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जिसमें आपको मॉक किया गया था। समीर जी के ऊपर नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाना हुआ है। सेलिब्रिटीज अगर आप बात करेंगे तो मेरे लिए सेलिब्रिटी का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, पी.आर. अम्बेडकर, ये व्यक्ति हुआ करते हैं। बाकी के ये तो आम नागरिक है। वीड है हाइड्रोपोनिक। अगर हम इस वीड के साथ पकड़ा जाए या फिर कंज्यूम करते हुए पकड़ ले कोई, तो एनडीपीएस के थ्रू हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है। आप कोई अच्छे परिवार से आते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर सकते। राष्ट्र प्रेम भी होता है। मैंने ये देखा है कि कुछ सो कॉल्ड फॉल्स सेलिब्रिटी, फेक सेलिब्रिटी, जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, दे प्रमोट टबैको, दे प्रमोट गुटखास, दे प्रमोट सच काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शंस। समीर जी, सबसे पहले तो ये मेरा पर्सनल सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि एक आईआरएस ऑफिसर के दिनचर्या किस तरह का होता है, किस तरह से आप प्रेशर हैंडल करते हो, और पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आप बाहर का टेंशन लेके घर पे जाते हो। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पहले। अभिजीत भाई, ये जो आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। यस। बेसिकली ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो एस्पिरेंट्स बनते, सेम एग्जाम्स होती है। आपकी प्रेफरेंस पे, आपकी रैंक पे, आपकी लाइकिंग पे आपको सर्विस अलॉट होती है। सेकेंडली, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी एज असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। यू आर अ गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। एंड इसमें डिपेंड्स, आपकी दिनचर्या डिपेंड्स होती है आपकी किस प्रकार की पोस्ट है। अभी जैसा कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, आई वाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई एयरपोर्ट, तो उस दौरान नाइट ड्यूटीज काफी हुआ करती थी, और आई वाज द हेड ऑफ द एयर इंटेलिजेंस यूनिट। एक इंटेलिजेंस हेड होते हैं आप उस समय। तो आपकी नाइट भी ड्यूटी होती, डे भी ड्यूटी होती, वर्चुअली आप 24/7 कॉल पे होते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दी पोस्टिंग। कभी आपकी अगर कस्टम हाउस में पोस्टिंग होती है तो 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब होता है। कभी आपकी कोई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग्स होती है, जैसे सिस्टैट होता है, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, तो वहां पर आपकी 9 to 5 होती है। अभी मेरी जो मोस्ट ऑफ दी पोस्टिंग्स हुई है वो बेसिकली डेप्यूटेशंस पे हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि पहले एआईयू में हुआ करता था, उसके बाद में देन आई वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर 4 years। तो वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस हुआ करते थे, तो वहां पर भी कोई डे नाइट होता था, कोई सैटरडे संडे नहीं। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी का जॉब होता है। उसके बाद में भी मैं रेवेन्यू इंटेलिजेंस में गया, डीआरआई में गया, तो वहां पर भी कोई 9 to 5 जॉब नहीं होता है, 24/7 होता है। नाइट के ऑपरेशंस होते हैं, ड्रग रिलेटेड स्मगलिंग के ऑपरेशंस, एंटी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ के ऑपरेशंस होते हैं, फिर गोल्ड सीजर्स होते हैं। तो डे नाइट नहीं होता है, कोई छुट्टियां नहीं होती उसमें। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वर्क प्रोफाइल बेसिकली। रही बात आपकी प्रेशर की, देखिए जब यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो प्रेशर का कोई सवाल होता नहीं है। राष्ट्र की सेवा करते हैं आप, तो घर में तो कोई चीज लाता नहीं हूं मैं। वर्क स्ट्रेस या कुछ भी है, वाइफ भी प्रोफेशनल है, तो उसमें कोई पॉइंट भी होता नहीं है। आपकी ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, आपने शपथ ली होती है, तो घर में भी कोई चीजें डिस्कस नहीं करते हैं आप। एंड घर पे लाके कोई फायदा भी नहीं होता आपका स्ट्रेस घर पे लाके। तो इट्स यू लीव योर जॉब इन योर ऑफिस, ऑन योर फील्ड, एंड बी विथ योर फैमिली, गिव 100% टू योर फैमिली, दैट्स इट। तो समीर जी, एक सवाल जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, काफी यंगस्टर्स ने पूछा था, एक वीड है हाइड्रोपोनिक। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है वो वीड को लेकर। लोगों ने पूछा कि क्या अगर हम इस वीड के साथ पकड़ा जाए या फिर कंज्यूम करते हुए पकड़ ले कोई, तो एनडीपीएस के थ्रू हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है। देखिए, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत अच्छा सवाल अभिजीत जी आपने पूछा है, तो आपके माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। एनडीपीएस में सेक्शन 8, एनडीपीएस में सेक्शन 27 स्मॉल ए, बेसिकली ये पनिशमेंट देता है एनी कंजम्पशन के लिए। स्मॉल क्वांटिटी हो, कंजम्पशन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एज पर एनडीपीएस एक्ट। स्पेशली सेक्शन 8C की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वीड, हाइड्रोपोनिक वीड, मैरुआना, गांजा, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में स्मॉल क्वांटिटी पाया जाता है तो उसके लिए 1 साल की सजा, जुर्माना है 10,000 रुपए। तो ये क्राइम है एंड इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। एंड आफ्टर जस्टिस कोतवाल जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑल द ऑफेंसेस ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो लोग कहीं ना कहीं शायद कंफ्यूज भंग से गांजे को कर रहे हैं। भंग इज नॉट कवर्ड अंडर एनडीपीएस एक्ट, वेरएज any form of marijuana, ganja is covered under NDPS Act. It is very loud and clear.
भांग को ड्रग कंसिडर नहीं किया जाता है, आप ये बोल रहे हो? भांग इज नॉट कवर्ड अंडर एनडीपीएस एक्ट, लेकिन उसके लिए भी इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड आइटम। अगर वो भी अगर कोई ज्यादा मात्रा में या एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में अगर पाया जाता है या उसे इलीगल तौर पे यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी बीएनएसएस की प्रावधान अट्रैक्ट करते हैं। राइट, राइट, राइट। बट समीर जी, टेल मी वन थिंग। सपोजली एक पार्टी हो रही है, पार्टी में कुछ ग्रुप ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और वहां पे बाकी लोग भी है। दे आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बट दे आर नॉट कंज्यूमिंग द ड्रग। तो जो कंज्यूम नहीं कर रहे उनको क्या पनिशमेंट एनडीपीएस की तरफ से मिल सकता है? देखिए, इसमें लॉ वेरी क्लियर है। सबसे पहला तो एक जगह पे अगर कोई रेव पार्टी हो रही है, एक प्रेमाइसिस में अगर ड्रग का कंजम्पशन या सप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले वो प्रेमाइसिस के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, ओनर ऑफ द प्रेमाइसिस के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है एज पर सेक्शन 25 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, जहां पर जेल 1 साल की हो सकती है और जुर्माना भी 10,000 का हो सकता है। दूसरी बात है, अगर आप व्यक्तियों की बात करें कि अगर आजू बाजू में भी कोई अगर विसिनिटी में भी पकड़ा जाता है, तो यहाँ पर मेंस रिया, कॉन्शियस पोजेशन जिसको कहते हैं, कि अगर वो व्यक्ति ने ड्रग कंज्यूम किया है या फिर अगर वो कोई चैनल है ड्रग सप्लाई करने के लिए, या फिर कोई सीजर हुआ है तो उस सीजर से वो रिलेटेड है, सप्लाई किया हो, पेडल किया हो, तो उसके लिए फिर जुर्माना होता है और अरेस्ट भी हो सकता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर जहां पर वो व्यक्ति का कोई लेने देना नहीं है उस ड्रग कंजम्पशन से, तो फिर मेंसरिया देखा जाता है कि उसका अगर उससे कोई कनेक्शन नहीं है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई ऐसा रेव पार्टी है और नॉलेज है कि यहाँ पर ड्रग कंजम्पशन हो रहा है और कोई गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। राइट, राइट। समीर जी, मैं अगला सवाल में आता हूं और वो सवाल जो आप समझ गए होंगे बहुत लोगों का था। अबाउट एक सीरीज आई थी, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जिसमें आपको मॉक किया गया था और काफी लोगों ने आपके सपोर्ट में आते हुए लाइव में बोला कि ये सिर्फ समीर जी के ऊपर नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाना हुआ है। तो आप क्या कहोगे? आर्यन खान ने डायरेक्ट की थी। तो जिसने भी डायरेक्ट की होगी उसको ये सिर्फ उसको नहीं, जो कोई भी ऐसी हरकतें करता है उसको एक मैसेज है, अगर मजाक उड़ाना है तो अपने घर वालों के साथ उड़ाइए, अपने परिवार के साथ उड़ाइए, अपने फैमिली के साथ उड़ाइए। लॉ एनफोर्समेंट के साथ में वो दिन चले गए जो शांति से मूक अगर बैठे जाएंगे, तो आई एम नॉट दैट काइंड। अगर बाकी के लोग को अगर आपका मजाक उड़ाना है और वो चुप बैठ जाए, तो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरे ऊपर मजाक अगर उड़ाएंगे, आई विल टेक यू टू द कोर्ट, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। तो घर पे कीजिए आपका मजाक। बट समीर जी, आपको लगता है कि जो मीडिया ट्रायल होता है, जैसे कि आर्यन खान ड्रग केस हुआ था, उसमें आपको लगता है कि आम आदमी होता तो थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, सरकमस्टेंस कुछ ज्यादा क्रिएट हो सकती थी, बट ये बड़ा नाम है इनके पीछे, बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया ये चीज? देखिए, ये तो नाम या बड़ा सेलिब्रिटी, ये सब जो चीजें हैं, ये ना मेरे पर वर्क करता है, ना मैं इस चीज को मानता हूँ। ये जो सो कॉल्ड कुछ प्रकार के मीडिया होते हैं, कुछ लोग उनके लिए ये प्रभाव होता है, मेरे लिए तो कोई प्रभाव होता नहीं है। मेरे लिए तो ये आम नागरिक है। सेलिब्रिटीज अगर आप बात करेंगे तो मेरे लिए सेलिब्रिटी का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, बी आर अम्बेडकर, ये व्यक्ति हुआ करते हैं। बाकी के ये तो आम नागरिक है। सेकेंडली, अगर आप मीडिया की बात करें, व्हेन दे ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ सेंसेशन, तो वो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। तो अगर उनका वो फेस वैल्यू होता हो, उनकी खबरें चलाने के बाद में अगर उनका रीडिंग या फिर एडिटोरियल्स या फिर उनका सर्कुलेशन ज्यादा होता, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। राइट। बट समीर जी, टेल मी वन थिंग। जैसे अब नशा मुक्ति जो आप लोग चलाते हो, ड्रग फ्री इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो आप लोग जब अरेस्ट करते हो उस वक्त, क्योंकि ड्रग इज काइंड ऑफ अडिक्टिव, आप अडिक्ट हो जाते हो कोई चीज को लेकर, तो उसके बाद आप लोग के प्रोसेस में रिहेबिलिटेशन भी होता है कि रिहेबिलिट कराए, उनको वेरी छुड़ाए? बहुत वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अभिजीत। देखिए, इसमें जो रूल भी कहता है, बेसिकली जो कंजम्पशन में अगर पाए जाते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए एनडीपीएस में भी प्रावधान है, सेक्शन 64 है जिसे कहते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। कि जब भी कोई अगर एडिक्ट पकड़ा जाता है, तो सरकार या फिर एनडीपीएस एक्ट उसको एक आरोपी की तरह नहीं, एक व्यक्ति की तरह देखता है जिसे हेल्प की रिक्वायरमेंट होता है, जो एक एडिक्ट है, जो एक नॉर्मल बीमार व्यक्ति की तरह होता है। तो उसको रिहेबिलिटेशन का भी एक मौका दिया जाता है।
प्रोसिक्यूशन ऑफ इम्यूनिटी का ये मतलब होता है कि लीगल कार्रवाई होने के बाद में अगर आप सोबर होना चाहते हैं, अगर आप रिहैबिलिटेशन करना चाहते हो, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हो, तो वो प्रोसीजर्स होने के बाद में आप माननीय न्यायालय के सामने एक एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आई एम ड्रग फ्री नाउ। उसके बाद में कोर्ट ये भी व्यू ले सकता है कि जब आप नशा मुक्त हो चुके हैं तो दे कैन गिव यू इम्यूनिटी ऑल्सो फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो ये भी एक प्रावधान है। बाकी की बात है कि जब किसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जब हमारी भी कस्टडी में होता है तो उसमें भी हम रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति मंडल्स होते हैं, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर होता है, तो वहां पर भी हम रेफर करने की कोशिश करते हैं व्यक्ति को, अगर वो सुधरना चाहे। इंडिया कौन से लेवल में आता है अबाउट दिस, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे अपने लाइफ में, इंडिया किस तरह का आपको लगता है कि कौन सी स्टेज में आता है अबाउट ड्रग्स? देखिए, बहुत ही सीरियस इशू है। 140 करोड़ की जनता है, एंड उसके बाद में 22% जो हमारे राष्ट्र का परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो युवकों का है। तो बहुत बड़ा प्रमाण है, एंड इट्स ए चैलेंज फॉर अस बेसिकली। अगर आप देखेंगे कि जो शत्रु राष्ट्र भी हमारे हुआ करते हैं, वो डेलिबरेटली पंजाब की क्या परिस्थिति कर दी आपने देखा है कि अभी संभला है, बहुत मुश्किल से संभला है। तो सिचुएशन कैन बी वेरी बैड। एंड इसमें अगर आप कभी भी नार्को टेररिज्म का भी अगर आपने कभी जिक्र सुना होगा, तो इट इज वेरी डेंजरस बेसिकली, कि जो डेलिबरेटली हमारे युवकों को ड्रग्स की प्रति लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो सिचुएशन सच में गंभीर है। अगर आज हम इसे रोकेंगे नहीं तो कुछ वर्षों में ये घर तक घुस जाएगा। हमारे भी बच्चे हैं। आज मैं आपसे एक आईआरएस ऑफिसर होने के नाते के साथ में एक पिता होने के कारण भी आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे माता पिता भी आपकी बात सुनते होंगे। या तो इसके लिए आई एम वरीड फॉर माय चिल्ड्रन ऑल्सो, राष्ट्र के लिए भी आई एम वरीड। तो इसके लिए वी हैव टू स्टॉप इट, वी हैव टू निप इट फ्रॉम द बड राइट फ्रॉम नाउ। बट समीर जी, यू आर द फेस ऑफ इट, आपको लोग जानते हैं। और क्या होता है कि जब ये ड्रग का जब जिक्र होता है तो इसमें एक पूरा माफिया इन्वॉल्व होता है, और यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट्स ऑफ कॉल्स ऑल्सो कि यार फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा। तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बीइंग अ फादर, देखिए, बीइंग अ हस्बैंड, होता है इंसान को। फिजिकल अटैक भी काफी हो चुका है, कॉल्स भी आते, धमकियां, वाइफ को भी कॉल्स आते हैं, आते थे। उसके बाद में भी बाकी के भी जो सोशल मीडिया, भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता सोशल मीडिया देखने के लिए, लेकिन पता चल जाता है कि कभी कभी आपको डीएम्स भी आ जाते हैं, धमकी के मैसेजेस आ जाते हैं। इनफैक्ट अभी तो जब भी नशा मुक्ति के आप मैसेज डालते हैं, तो कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो ड्रग कंजम्पशन भी प्रमोट करते हैं, खुद भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, खुद भी लिप्त होते हैं। तो फिर वो धमकियां देते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय है, लीगल कार्रवाई जरूर होगी। अगर वक्त मिलेगा तो जरूर वो मैसेजेस भी देखूंगा, उन तक जाऊंगा भी और लीगल कार्रवाई भी करूंगा। बट ये बीच में समीर जी एक बहुत नेगेटिव पीआर लोगों ने किया था। आई नो कुछ लोगों का हाथ भी होगा उसमें, जहां पे आप पे बहुत एलिगेशन भी लगे थे कि आप महंगे महंगे घड़ियां पहनते हो, आप आपके बहुत पैसा है, सब कुछ, मतलब एक अलग एलिगेशन, एक नैरेटिव सेट किया गया था, और सबको समझ में आ रहा था वो एक नेगेटिव पीआर किसी ने वो क्रिएट किया है। तो उस वक्त आप अपने आप को किस तरह से करते, और आपने जस्टिफिकेशन भी दिया मीडिया में आके कि आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इसलिए मैंने किया है। अगेन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन अभिजीत जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं ऐसे क्वेश्चन से कभी भी भयभीत होता नहीं हूँ। मैं तो डंके की चोट पे और फ्रंट फुट पे आके इन सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी गलत किया नहीं, तो मुझे किसी चीज का डर भी नहीं है। हाँ, एक आईआरएस ऑफिसर हूँ, पब्लिक का दायित्व बनता है कि जवाब देना है। यू आर इन टू पब्लिक लाइफ, तो दायित्व बनता, तो इसके लिए जवाब भी देता हूँ। रही बात मेरे कपड़े की, रही बात मेरे जो कोई भी एक्सेसरीज की, खुद के पैसे से पहनता हूँ, तो मुझे किसका डर नहीं है, और मुझे कोई लाके नहीं देता है। तो जिसे डरूं मैं, खुद के सैलरी से होता है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी आती है। और दूसरी बात है कि इसका ये, अगर आप कोई अच्छे परिवार से आते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर सकते। राष्ट्र प्रेम भी होता है। हाँ, 100%। तो लोगों को ये भी, जो जो मेरे पर नेगेटिव पीआर चलाने की कोशिश जिन्होंने किया, उनको ये समझ में आना चाहिए कि नॉट नेसेसरी हर एक आदमी के ड्रामा नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपका आपका अच्छे परिवार से आना आपको रोक नहीं रोक सकता। नहीं सकता। तो इनके माइंड में यही गंद होता है कि अगर अच्छा चीज कुछ कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे घरों में रह रहे, तो ये भ्रष्टाचार या रिश्वत के पैसे से करता है। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम इट इज द ट्रूथ। और मैं तो उनको ये भी चैलेंज करूंगा, अगली बार अगर आप कभी भी, मैं मीडिया में या फिर अगली बार अच्छी जगह आऊंगा, तो और अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो मुझे जानना है, समीर वानखड़े
को बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, किन सब चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है? देखिए, मुझे जो आज की परिस्थिति चल रही है, सबसे पहले नशे की, तो उस चीज से मुझे भी काफी भय है, मेरे बच्चों के लिए मुझे भय है। दूसरी बात है कि जो सोशल मीडिया या फिर जो फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो देर आर सम काइंड ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास में भयंकर फॉलोइंग होती है, कुछ प्रकार के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होते हैं, आपके पास में करोड़ों के लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो आप जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से आपकी दिनचर्या होती है, जिस प्रकार से प्रमोट करते हैं, तो डू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने ये देखा है कि कुछ सो कॉल्ड फॉल्स सेलिब्रिटी, फेक सेलिब्रिटी जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, दे प्रमोट टबैको, या दे प्रमोट गुटखास, दे प्रमोट सच काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शंस। तो इसको देख के बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आपको ही फॉलो करेंगे, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 18-19 वर्ष के होते हैं, जिनको वेरी दे आर वेरी गलिबल। तो आप उनकी मानसिकता को फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको देख के वो भी गुटखा खाएंगे, आपको देख के वो भी सिगरेट पिएंगे, आपको देख के वो भी ड्रग कंज्यूम करेंगे। सो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू एक्ट, क्योंकि करोड़ों की जनता आपको फॉलो करती है। तो इन सब चीजों से मुझे भी काफी भय लगता है, मेरे बच्चों के लिए भय लगता है, और बाकी के हमारे 22% युवकों के लिए थोड़ा चिंतित रहता हूँ। यस, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एक्चुअली। हमारे हिंदुस्तान में आजकल के बच्चों को, कि माँ बाप को बहुत डर भी है उनके बच्चों को लेकर, कि उनके बच्चे के रास्ते पे जा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। आई थिंक दोज वाचिंग दिस इंटरव्यू दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड, एंड पेरेंट्स को भी देखना चाहिए इंटरव्यू। समीर जी, मैं आखिरी सवाल में आता हूँ। एक मैसेज जो आप देना चाहोगे, जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, किस तरह से उनको स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले नॉर्मल जनता, आम जनता के लिए जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। ड्रग्स को छोड़िए, ये गंदी चीज है, राष्ट्र को भी नुकसान कर रहा है और आपके शरीर को भी कर रहा है, तो छोड़ दीजिए। एंड नशे से दूर है, कोई भी प्रकार का नशा। और दूसरी बात है, जो सिविल सर्वेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये संदेशा देना चाहूंगा कि राष्ट्र की सेवा जब आप करना चाहेंगे, सिविल सर्विसेज देना चाहेंगे, तो दो रास्ते आपको चुनने हैं। एक तो करप्शन का रास्ता अगर आप चुनेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सरल होगी, आसान होगी, लेकिन आप आपका चेहरा अपने आप को नहीं दिखा पाओगे लास्ट में, और ये राष्ट्र के साथ एक धोखा देने वाली बात होती है, राष्ट्र माँ को धोखा देने वाली बात होती है। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर आप डंके की चोट पे ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, संविधान का पालन करना चाहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोगों को आप आदर्श करके अगर आप सर्विस करना चाहेंगे, तो डरना नहीं, आगे बढ़ना। आपके ऊपर भी लांछन लगेंगे, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन एक शेर की तरह, एक सिंह की तरह, एक वाघ की तरह राष्ट्र की सेवा करना। आप देखिए, मैंने भी काम किया है, ड्रग्स को एक बीड़ा उठाया ड्रग्स को खत्म करने का। गंद में हाथ डाला हूं, गंदगी में हाथ डालो तो छींटे उड़ेंगे, मुझे पता है। तो अगर आपने गलत किया नहीं है, सिर्फ राष्ट्र माँ की सेवा किया है, तो डंके की चोट पे राष्ट्र सेवा की है। कितना भी आरोप लगते हैं, कितने भी एलिगेशंस लगते हैं, आप गलत नहीं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ बट पाएगा। मेंटल हेल्थ का क्या करें सर? क्योंकि मेंटल हेल्थ, यंग बंदा एस्पिरेंट है जो सिविल सर्विस में जा रहा है, मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका। देखिए देखिए, मेंटल हेल्थ जब भी आपकी डिस्ट्रॉय होगी, आप भगत सिंह के बारे में सोचिए, शहीद भगत सिंह के बारे में सोचिए कि 24 साल का होके ब्रिटिश साम्राज्य के उन्होंने टक्कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 17-18 साल की उम्र से हिंदी स्वराज उन्होंने बनाया। तो मेंटल हेल्थ के लिए इस प्रकार के आदर्श रखिए आपके दिमाग में। कोई फॉल्स इन्फ्लुएंसर या कोई फॉल्स इंस्टाग्राम वाला या फॉल्स सेलिब्रिटी को आदर्श ना रखे, इनको रखिए, तो आराम से आप ये सब चीजों को झेल पाएंगे लाइफ में आपके। राइट, राइट, राइट। यस समीर जी, थैंक यू सो मच समीर जी। एक्चुअली काफी लोग को सीखने को मिलेगा, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव थैंक यू। यू अभिजीत जी, थैंक यू ऑल सो द मच। वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो वेरी मच समीर, मच, थैंक जय यू सो हिंद। मच, थैंक यू।